सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा के अध्याय 4 को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इस अध्याय में हम अव्यय के प्रयोगों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अव्यय ऐसे पद जिनके ऊपर काल, वचन, विभक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो हर एक काल में एक समान है, हर एक विभक्ति में एक जैसे बने रहते हैं और हर एक लिंग में भी एक ही तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। तो आइए अध्याय की विषय वस्तु को समझ लेते हैं। यह अध्याय 4 बाल कवियों के कविता सुनाने के ऊपर आधारित है। एक मंच है, इस मंच के ऊपर संचालक महोदय के अलावा 4 कवि मौजूद हैं और मंच के नीचे जो श्रोतागण हैं वो हास्य कविताओं को सुनने के लिए उत्सुक बैठे हैं। तो इस अध्याय में बाल कवियों के सम्मेलन को प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें अनेक हास्य कविताओं को सम्मिलित किया गया है। इन कविताओं को अध्याय में श्लोक के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रथम श्लोक में वैद्य, जिसको हम चिकित्सक के नाम से भी जानते हैं, उसे यमराज का सहोदर बताया गया है। सहोदर एक ही उदर से जन्म लेने वाला, यानी सगा भाई। इसमें बताया गया है कि यमराज तो केवल प्राणों का ही हरण करता है, परंतु जो चिकित्सक है वो प्राणों के साथ साथ धन को भी हर लेता है। इसी क्रम में दूसरे श्लोक में भी वैद्य के विषय पर व्यंग्य किया गया है। इसमें बताया गया है कि शमशान घाट में जलती हुई चिता को देख करके मैंने सोचा, किसने? वैद्य ने, चिकित्सक ने, कि यहां पर न तो मैं हूं न ही मेरा भाई कौन? यमराज। फिर ये किसकी कलाकारी है? अर्थात फिर भी लोग मर रहे हैं, फिर भी वो चिता पे जल रहे हैं, तो ये किसकी कलाकारी है? इसी प्रकार तीसरे श्लोक में बताया गया है कि पराया अन्न जहां भी आपको मिले, पराया भोजन जहां भी मिले, जो भी खुशी से हमें दावत दे, वहां पे झिझको मत, जितना हो सके वहां पे खा लो, ठूस ठूस के खा लो। ऐसा इसमें बताया गया है। ये मेरी तरफ से नहीं है, मेरा तो व्यक्तिगत मानना यही है कि शरीर अपना है और हमें भोजन स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए लेना चाहिए। परंतु जो श्लोक है वो यही कहता है कि जहां तक संभव हो पराये भोजन पर हाथ फेर देना चाहिए, क्योंकि इस संसार में जो मुश्किल से प्राप्त होने वाली वस्तु है वो पराया अन्न है। चौथे श्लोक में दामाद पर व्यंग्य किया गया है। दामाद का अर्थ होता है पुत्री का पति। इसमें बताया गया है कि हम नवग्रह को तो जानते हैं, जब हम पूजा पाठ रखवाते हैं तो 9 ग्रहों की शांति के लिए नवग्रहों की स्थापना करते हैं, परंतु दामाद को 10वां ग्रह बताया गया है, जो मान और धन दोनों का एक साथ हरण करने में सक्षम है। तो आइए अध्याय को शुरू करते हैं। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बालकवय मंचस्य ऊपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाओं को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अद्य श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। और नीचे, अद्य का मतलब नीचे, श्रोतारः श्रोतागण, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोर कर रहे हैं। संचालकः संचालक महोदय, अलम कोलाहलेन शोर मत कीजिए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः काल्यापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरः समागतः सन्ति। शोर मत कीजिए, आज परम हर्ष का अवसर है, अत्यधिक खुशी का अवसर है, यत् कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतार है, काव्य का नाश करने वाले, काव्य को नष्ट कर देने वाले, काल्यापकाश्च और समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरः हास्य कवि धुरंधर समागतः सन्ति आए हुए हैं। यही और इसीलिए
करतल ध्वनि न, ताली बजा करके वयम हम सब एतेषाम स्वागतम कुर्मः, इनका स्वागत करें। तो यहाँ पे गजाधर महोदय अपनी कविता को प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, सभी कविता प्रेमियों को नमस्कार। प्रथमम तावत् अहम आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि। सबसे पहले तो मैं आधुनिक वैद्य को उद्देशित करते हुए अपनी स्वयं की कविता को सुना रहा हूं। तो गजाधर अपनी कविता को पढ़ते हैं। वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। आप यमराज के सगे भाइयों, आपको नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो केवल प्राणों को ही हरता है। जब व्यक्ति का समय आ जाता है तो यमराज मात्र प्राण ही लेता है। वैद्य प्राणान धनानी च, और वैद्य जी प्राणों के साथ साथ धन का भी हरण कर लेते हैं। अर्थात व्यंग्य किया गया है, जब कोई क्रिटिकल अवस्था में बीमार हो जाता है तो उसको हम उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, और वहाँ पर अगर स्थिति इतनी क्रिटिकल भी नहीं होती तो डॉक्टर अपनी भाषा में बड़ी जटिल वार्ता करते हैं और ये यकीन दिलाने में सफल हो जाते हैं कि मरीज की स्थिति बहुत क्रिटिकल है, और अनावश्यक ट्रीटमेंट इनका करना शुरू कर देता है। मरीज अगर जहाँ बचने के चांस भी हों तो उसके अजीबोगरीब प्रयोग से वो मरणासन स्थिति में आ जाता है, और अंततः जब उसके प्राण निकल भी जाते हैं तो इसी को व्यंग्य का आधार बनाया गया है और कहा गया है न तो मरीज बच पाता है, और साथ ही साथ उसके इलाज के लिए जो धन जाता है वो भी डॉक्टर को देना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो चिकित्सक है वो धन और प्राण दोनों का ही हरण करते हैं। अगला देखते हैं। अगले कवि हैं कालांतक। ये अपनी कविता पढ़ते हैं, लेकिन ये वैद्य के पक्ष में पढ़ते हैं। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। तो कह रहे हैं कि वैद्य तो सभी जगह हैं, परंतु जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे कुशल नहीं है। अर्थात मैं जितनी कुशलता से लोगों को निपटा रहा हूं, ऐसे वो कुशल नहीं है। अर्थात मेरे इस कार्य से लोगों की संख्या कम ही हो रही है, जनसंख्या कम ही हो रही है। तो इसीलिए ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, आप मेरे इस काव्य को सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः, न अहम गतो न मे भ्राता कस्य इदम हस्तलाघवम्। अब वैद्य जी कह रहे हैं, चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, एक जलती हुई चिता को देख करके वैद्यो विस्मयागतः, वैद्य जी को आश्चर्य हुआ। न अहम गतो न मे भ्राता, न अहम न तो मैं, गतो गया, न मे भ्राता और न ही मेरा भाई यमराज, न तो उस जगह पर मैं गया था और न ही मेरा भाई। फिर उस व्यक्ति के प्राण किसने हर लिए। कस्य इदम हस्तलाघवम्, फिर ये किसकी चतुराई है। तो उनकी इस कविता पर सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं। तो हमारे अगले कवि आ रहे हैं तुंदिल पेटू कवि। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तोंद के ऊपर ये हाथ फिराते हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। तुंदिलो अहम, मैं तोंदू कवि हूं। भो, अरे ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, मेरे भी इस काव्य को सुनो और जीवन में आनंद लो। तो ये अपनी कविता शुरू करते हैं। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। दुर्बुद्धे, मूर्ख, हे मूर्ख, परा अन्नम प्राप्य, पराय अन्न को प्राप्त करके, मां शरीरे दयाम कुरु, अपने शरीर पर दया मत करो। अर्थात
ये नहीं होना चाहिए कि पराया अन्न मिल गया और हम अपनी सेहत के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है, सेहत फिर बना ली जाएगी, पहले ठूस ठूस के खाओ। परा अन्नम दुर्लभम, क्यों? क्योंकि पराया अन्न दुर्लभ है। लोके, इस संसार में शरीराणी पुनः पुनः, लेकिन शरीर बार बार मिल जाते हैं। शरीर बार बार मिल जाएंगे लेकिन पराया अन्न बार बार नहीं मिलता। इसीलिए अपने शरीर पर दया मत करो, जितना हो सके ठूस ठूस करके खाओ। तो उनकी इस बात पर भी सभी जोर जोर से हंसते हैं। तो अगली कविता है चावार कवि की। आम आम हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। शरीर का पोषण करना हर प्रकार से उचित ही है। यदि धनम नास्ति, और यदि आपके पास धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिकम पदार्थ एव भोक्तव्य है। तब कर्जा करके भी पौष्टिक पदार्थ का ही सेवन करना चाहिए। तथा कथ्यति चावार कवि, और इसलिए चावार कवि कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जी रहे हो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, और कर्जा कर करके घी को पीजिए, घी पी करके ताकतवर बनिए। तरी ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। फिर श्रोतार है, एक श्रोतागण पूछता है, तरी ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, फिर ऋण का निवारण कैसे होगा? जो हमने ऋण लिया है वो कैसे चुकाया जाएगा? तो चावार कवि फिर सुनाते हैं, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा बचा हुआ काव्य भी सुनिए। घृतम पित्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जन है। जो ऋण करके आप घी पियोगे, उस घी से आपको ताकत मिलेगी। उस ताकत से आप श्रम कृत्वा, श्रम मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पेत जन है, एक एक मनुष्य का ऋण उतार दो। और मेहनत करने के बाद फिर आप दुर्बल हो जाओगे, फिर कर्जा करो, फिर घी पियो, और घी पी करके ताकत आ जाएगी, फिर आप मेहनत करो, फिर कर्जा उतारो। तो चावार कवि का यही उद्देश्य है। तो आगे देखते हैं, काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः। काव्य पाठ के श्रवण से, श्रवण मतलब सुनने से, उत्प्रेरित एक बालक भी, एक है बालको अपि, एक बालक भी, आशु कविताम रचयति, आशु छोटी सी, कविताम कविता को रचयति रचता है। तो वहीं सुनता सुनता एक बालक जो उस श्रोताओं की भीड़ में बैठा था, उसने एक तुरंत छोटी सी कविता को रचा। हासपूर्वकम च श्राव्यति, और हंसते हुए सुनाता है। तो बालक है, बालक अपनी कविता सुना रहा है। श्रूयताम श्रूयताम भो, हे सुनो सुनो, ममापि काव्यम, मेरी भी कविता। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चावारकम च नमाम्यहम। मैं कवि पेटू भोजन भट्ट गजाधर को, यमराज को, वैद्य को और चावार्क को प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा, कविता को सुना करके, हा 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 इति कृत्वा हस्ती, ऐसा करके वो हंसता है। अन्ये चापि हसंती, और अन्य भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर जाते हैं। तो आइए इस अध्याय के अभ्यास को देख लेते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। अध्य नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य हंतारम काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकः समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरः श्रेष्ठ, धुरंधर अग्रणी, एहि आए या आइए, करतल ध्वनि न तालियों के द्वारा, अरसिकेभ्य नीरस जनों के, रसिक जिनमें रस हो, और अरसिक जिनमें रस का भाव हो। यहाँ रस्याशय रुचि से है। स्वकीयम अपने, मादृशः मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवर्यतन फेरता हुआ। धार्यताम धारण करें, परा अन्नम, देखिए इसमें पर धन अन्न, परा का मतलब हो गया दूसरा और अन्नम भोजन या अन्न, तो दूसरे के अन्न को या दूसरे के भोजन को। पौष्टिकः पुष्ट करने वाला, प्रत्यर्पण लौटाना, प्रतिधन अर्पण, अवशिष्टम बचा हुआ या शेष, उत्प्रेरितः
प्रेरित होकर श्राव्यति सुनाता है। भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। दूसरा प्रश्न है मंजूषातः अव्यानि चित्वः वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से अव्यों को चुन करके वाक्यों की रचना कीजिए। पहला दिया है वृक्षस्य, ये अध्याय यहाँ पे गलत है, ये उल्टा भर दिया गया है, तो यहाँ आप इसको सही कर लेंगे। इस अध्याय की जगह आपको ऊपरी लिखना है। पहले में लिखेंगे ऊपरी। अब बन जाएगा वृक्षस्य ऊपरी खगः वसन्ति। पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं। विवादेन, मना करने के योग में हम अलम का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो अलम विवादेन, झगड़ा मत कीजिए। वर्षा काले, वर्षा काल में गृहात, घर से, बही बाहर, मा गच्छ, मत निकलो, तो बही आ जाएगा यहाँ पे। वर्षा काल में घर से बाहर मत निकलो। मंचस्य, अब यहाँ पे ये जो ऊपरी शब्द है इसको आप बदल देंगे और यहाँ पे लिख देंगे अध्याय। इस तरीके से, तो इसका मतलब है मंचस्य अध्याय, मंच के नीचे श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, श्रोतागण बैठे हुए हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न है अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पद को चुनिए। तो कै में कुछ समूह दिया है शब्दों का, जिनमें से गमंती, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। तो हम जानते हैं कि गमंती शब्द गलत है, गमंती की जगह गच्छन्ति होता है, तो असंगत पद को हमने चुन करके लिख दिया यहाँ इस तरीके से, गमंती। अगला है रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। अब देखिए गज शब्द को जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है गजेन, और यहाँ पे दे रखा है अणय, तो असंगत होने के कारण यहाँ पे गजेन लिख दिया जाएगा। अगला है लतया, मातया, रमया, निशया। तो ये तृतीया विभक्ति के उदाहरण हैं। लतया सही है, मातया गलत है, तो तृतीया का एकवचन मात्रा शब्द होता है, तो ये गलत है, तो इसलिए असंगत मातया हो जाएगा। अगला है लते, रमे, माते, प्रिय, तो इसमें भी माते हो जाएगा। लास्ट देख लेते हैं लिखती, गर्जती, फलती, सेवती, तो इसमें सेवती हो जाएगा। सेवती जो है ये आत्मनेय पद में इसके रूप चलते हैं, सेवते, सेवेते, सेवंते, तो इसमें जो रूप चलते हैं सेवते होता है, सेवते, सेवेते, सेवंते, तो सेवती गलत है, राइट इसका सेवते होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे असंगत सेवती लिख दिया। पांचवा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो क्या पूछा है हमसे? मंचे कति बाल कवय उपविष्टाः सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए थे। तो हमने चार की चर्चा की थी, 4 बाल कवि थे, तो हमारा जवाब हो जाएगा चत्वारः। क्या देखते हैं, के कोलाहलम कुर्वन्ति, शोर कौन कर रहे थे? श्रोतारः, श्रोतागण शोर मचा रहे थे। गह है गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, गजाधर ने किसको उद्देश्य करके अपनी कविता सुनाई थी? वैद्यम, वैद्य जी को। यह देख लेते हैं। तुंदिलः कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, जो पेटू कवि था तुंदिल, वो किसके ऊपर हाथ फेरता है? तुंदस्य, तोंद के। अंग देख लेते हैं।
लोके पुनः पुनः कानि भवंती। इस संसार में बार बार प्राप्त होने वाली वस्तु क्या है? तो इसका जवाब हो गया शरीराणि। तो इस कविता के अनुसार पराया अन्न बड़ा दुर्लभ बताया गया है और जो बार बार प्राप्त होने वाली वस्तु बताई है वो शरीर बताया है। अंतिम देखते हैं। किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करके घी पीना चाहिए? ऋणम। कर्जा करके हमें घी पी लेना चाहिए। छठा प्रश्न देखते हैं। मंजूषात पदानि चित्वा कथाया पूर्तिम कुरुत। मंजूषा से पदों को चुन करके कहानी को पूरा कीजिए। तो कहानी पूरा करने से पहले कहानी का सार मैं आपको बता देना चाहता हूं। प्राचीन काल में एक राजा था। इसके पास अपना एक प्रिय वानर था, वानर बंदर। तो राजा इस बंदर को हर वक्त अपने पास रखता था। एक बार की बात है, राजा सो रहा था और सोते हुए राजा की सेवा ये बंदर कर रहा था एक पंखे के द्वारा। सोते हुए राजा के ऊपर ये पंखे से हवा कर रहा था। तो बंदर ने देखा कि एक मक्खी बार बार राजा की नाक पर आकर के बैठ रही है। बंदर ने बार बार पंखे के माध्यम से उस मक्खी को उड़ाने की कोशिश की। मक्खी उड़ती लेकिन मौका पाकर के पुनः नाक पर बैठ जाती। ऐसी क्रिया कई बार किए जाने पर बंदर अपना धैर्य खो बैठा। वहीं एक तलवार नजदीक रखी थी। बंदर ने पंखा छोड़ा और तलवार उठा ली, इस उद्देश्य से कि इस मक्खी को वो मार डालेगा। जैसे ही मक्खी राजा की नाक पर बैठती है, बंदर एक जोरदार प्रहार तलवार से करता है और मक्खी उड़ जाती है, परंतु तलवार के एक ही वार से राजा की नाक उसके शरीर से अलग हो जाती है। तो इस प्रकार इस कथा की सीख है कि मूर्खों के साथ मित्रता उचित नहीं है। तो आइए इसको पूरा भर लेते हैं। पुरा एकस्य नृपस्य एक है, पहले में आ जाएगा प्रिय वानर है आसीत। तो प्राचीन काल में एक राजा का एक प्रिय वानर था। एकस्य नृप है, एक दा नृप है। एक बार राजा सुप्त है आसीत, दूसरे में आप भर देंगे सुप्त है। तो एक बार राजा सो रहा था। वानर है व्यजनेन तम अविजयत। बंदर पंखे के द्वारा उसे हवा दे रहा था। व्यजनेन पंखे के द्वारा, अविजयत हवा दे रहा था। तदैव उसी समय एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत। एक मक्खी राजा की नाक पर बैठती है। यद्यपि वानर है वारम वारम व्यजनेन ताम निवारयति सम। हालांकि बंदर बार बार पंखे के द्वारा उसे हटा रहा था, तथापि फिर भी सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपाविशति सम। लेकिन वो बार बार राजा की नाक पर आकर के बैठ रही थी। अंते स मक्षिकाम हंतुम। अंत में वह कौन? वानर। मक्षिकाम हंतुम, मक्खी को मारने के लिए खड्गेन प्रहारम अकरोत, तलवार से प्रहार करता है। मक्षिका तु उड्ड्य दूरम गतः। मक्खी तो उड़ करके दूर चली गई, किंतु खड्ग प्रहारेण, लेकिन तलवार के प्रहार से नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत। राजा की नाक अलग हो गई, छिन्ना कट गई या अलग हो गई। अतः एवोच्यते, इसलिए ऐसा कहा गया है, मूर्ख जनई सह मित्रता नोचितः। मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। इस क्रम में अभ्यास हल करते समय हमारा चौथा प्रश्न रह गया था, इसको अब हम कर लेते हैं। मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समान पदों को चुन करके लिखिए। तो ऊपर
मंजूषा में देखिए कौन कौन से शब्द हमें दिए हैं। प्रसन्नतायाः, चिकित्सम, चिकित्सकम, लब्ध्वा, शरीरस्य और दक्षः। प्राप्य का मतलब हो जाएगा लब्ध्वा, प्राप्य प्राप्त करके और लब्ध्वा प्राप्त करके। कुशलः कुशल या दक्षः दक्ष। हर्षस्य हर्ष, प्रसन्नतायाः प्रसन्नता से। देहस्य शरीरस्य, देहस्य शरीर का और शरीरस्य शरीर का। वैद्यम चिकित्सकम, वैद्य या डॉक्टर। इसके अंतिम प्रश्न पे आ जाते हैं। विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को जोड़िए। अध्य के नीचे, ऊपरी के ऊपर। अंतः अंदर, बहि बाहर। दुर्बुद्धे दुष्ट बुद्धि वाला, सुबुद्धे श्रेष्ठ बुद्धि वाला। उच्चई जोर से, नीचई धीरे से। दुर्लभम मुश्किल से, सुलभम आसानी से। तो यहाँ आपकी आसानी के लिए मैंने अलग अलग रंगों का प्रयोग किया है। तो उम्मीद है आज का अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।